आज हम चर्चा करने वाले हैं 7 अंक के 2 भाग। एक भाग है जिसे हम वितान कहते हैं। पहले मध्य प्रदेश में एक सहायक वाचक नामक किताब चला करती थी माध्यमिक कक्षाओं में, उसी का एक स्वरूप वितान है। और एक अभिव्यक्ति और माध्यम नामक किताब है। अभिव्यक्ति और माध्यम वास्तव में मध्य प्रदेश में एक नया प्रयोग है और बहुत इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें जो पाठ हैं वो पाठ व्यवहारिक जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं। समाचार पत्र क्या होते हैं, संपादकीय क्या होती है, स्तंभ आलेख क्या होते हैं, विज्ञापन कैसे दिए जाते हैं, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम कौन कौन से हैं, प्रिंट मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, इंटरनेट क्या है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, कौन सा समाचार पत्र ऐसा है जो आज तक कागज पर नहीं छपा लेकिन चलता है, देव दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की, तहलका.com क्या है। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनको समझने के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम बहुत बड़ा सहारा है और विद्यार्थियों को इसे मन लगा के पढ़ना चाहिए, इस पर नए नूतन प्रयोग भी करना चाहिए। इसी प्रकार वितान सहायक वाचन जैसी किताब है और इसमें जो पाठ हैं उनमें महत्वपूर्ण कुछ पाठों को, महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को हमने संजोया है। विद्यार्थियों को आशा है कि वो प्रश्न काम आएंगे। वितान नामक किताब में से मात्र 7 अंक का आना है, जिसमें से 2 अंक का एक प्रश्न और एक अंक के 5 प्रश्न आना है। तो एक अंक के जो 5 प्रश्न हैं वो तो पूरा पाठ पढ़ने के बाद ही उसके बीच में से बनते हैं, और जो 2 अंक का एक प्रश्न है वो कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसे 2-3 प्रश्न अपेक्षानुरूप हैं जो अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाओं में भी देखने में आए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो वाला जो पाठ है, उस पाठ में से एक प्रश्न है 2 अंक का निश्चित तौर पर बनने की संभावना है। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन कैसा था, इस पर एक प्रश्न बन सकता है। जब लेखक सिंधु घाटी की सभ्यता देखने गया तो वहां उसने क्या क्या देखा, बस इतना 2 अंक का प्रश्न बन गया, क्या क्या देखा। तो उसने स्तूप देखे, बावड़ियां अर्थात जल के स्रोत देखे, भवन निर्माण और नगर रचना देखी, सड़कें देखी, खेती देखी, औजार देखे, बस यही लिखना है। उसके बाद एक और प्रश्न थोड़ा सा नया बनता है, मोहनजोदड़ो को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है। मोहनजोदड़ो को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है। तो शायद इसका उत्तर भी बहुत सरल ही है, क्योंकि इसमें सामान्य जनजीवन की बातें हैं, जैसे नगर नियोजन, वहाँ के लोगों का खान पान, उनकी पूजा पद्धति, उनका रहन सहन, उनकी सड़कें, उनका नगर नियोजन, उनकी नालियाँ, ईंटें कैसी थी, स्नानागार कैसे थे। इस प्रकार से जीवन की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, एक नगर में जो होना चाहिए उसका वर्णन होने के कारण इसे लो प्रोफाइल सभ्यता। देखो, 2 प्रकार की सभ्यता होती हैं, एक हाई प्रोफाइल सभ्यता होती है और एक लो प्रोफाइल। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहा गया है। इसी प्रकार से एक प्रश्न बनता है यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता। यह प्रश्न बड़ा चर्चित हो गया है, बहुत आया हुआ है, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता है। और एक नया प्रश्न बनता है जूझ के आधार पर आनंदा के चरित्र की विशेषता है। ये आनंदा पढ़ना चाहता है, ऐसा विद्यार्थी है और जिसके पिता खेती का काम कराना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए पिताजी की हर शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा जुझारू विद्यार्थी आनंदा, उसके चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। 2 अंक का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आनंदा के पिता ने किन शर्तों के आधार पर आनंदा को विद्यालय भेजना तय किया। पहले तो वो विद्यालय भेजना नहीं चाहते थे,
किंतु उन्होंने कुछ शर्तें रख दी जिनके आधार पर आनंदा विद्यालय जा सकता था। जैसे विद्यालय के पूर्व 11 बजे तक सुबह वह खेतों में काम करेगा, बस्ता लेकर के ही खेतों में जाएगा और वहीं से सीधा विद्यालय जाएगा। ऐसी कुछ कठोर शर्तें आनंदा के साथ उनके पिता ने रखी। तो वितान नामक पाठ से मोटे तौर पर मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन से संबंधित प्रश्न और यशोधर बाबू के चरित्र का चित्रण और जूझ के आधार पर आनंदा का चरित्र चित्रण और आनंदा किन शर्तों के आधार पर विद्यालय जाने के लिए तैयार हो पाया, ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण लगते हैं। इनको थोड़ा सा देख लेंगे। मुख्य तौर पर मोहनजोदड़ो, यशोधर बाबू और आनंदा का चरित्र चित्रण, ये 3 प्रश्न हैं जो आपको 2-2 अंकों के प्रश्नों में आ सकते हैं। शेष छोटे छोटे से प्रश्न 1-1 अंक के सत्य असत्य में जोड़ियों में खाली स्थानों में आएंगे। तीसरा भाग ये हो गया गद्य 17 अंक का, पद्य 17 अंक का, और 17 अंक का गद्य क्या होगा पिछले वीडियो में बता चुका हूं, पद्य क्या होगा ये भी बता चुका हूं। और वितान से 7 अंक का 5-2 अंक अभी अपन ने चर्चा की। और अभिव्यक्ति और माध्यम नामक किताब से भी 5-2 अंक का पूछा जाना है, अर्थात 5 अंक के 1-1 अंक वाले प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक बड़ा प्रश्न होगा। अभी तक के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि 2 अंक का प्रश्न कौन सा हो सकता है। तो इसमें बड़ा चर्चित विषय है एक उल्टा पिरामिड सिस्टम। उल्टा पिरामिड क्या है, उल्टा पिरामिड के 3 चरण कौन कौन से हैं, समाचारों को उल्टा पिरामिड शैली में क्यों लिखा जाता है, इसी प्रकार 6 ककार कौन कौन से हैं। 2 अंक का ये क्वेश्चन बन सकता है। 6 ककार जैसे अंग्रेजी में होते हैं WH, WH में कैसा, व्हाट, व्हेन, वेयर, इस प्रकार से होते हैं, तो उसको WH बोलते हैं। और हिंदी में 6 ककार कौन कौन से हैं, क्या, क्यों, कैसे, कौन, कब, कहां, ये पत्रकारिता के 6 ककार हैं। 6 ककार कौन कौन से हैं, उल्टा पिरामिड सिस्टम क्या होता है, और संचार की परिभाषा, संचार के प्रकार, इस पर प्रश्न बन सकता है। श्रव्य माध्यमों में रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इस पर छोटे छोटे से प्रश्न बन सकते हैं। दृश्य माध्यमों में इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इस पे ऊपर प्रश्न बन सकता है। जैसे रीडिंग क्या है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत की पहली साइट है रीडिंग मेल। इसी प्रकार प्रश्न बन सकता है कि वेब दुनिया क्या है, विशुद्ध पत्रकारिता भारत में किसने शुरू की, तहलका.com ने की, इस पर एक प्रश्न बनता है। वेब दुनिया की शुरुआत कहां से हुई, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत में वेब दुनिया विशुद्ध हिंदी की समाचार की साइट है और वेब दुनिया की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, मध्य प्रदेश के इंदौर से हुई और इंदौर में भी नई दुनिया समूह ने इसको शुरू किया। इसी प्रकार ऐसा समाचार पत्र जो कागज पर नहीं छपा, पेपर पर नहीं छपा, पेपरलेस पेपर कौन सा है, तो प्रभा साक्षी नामक समाचार पत्र ऐसा है। तो ऐसे लगभग 100 क्वेश्चन बनते हैं जो एक एक लाइन के हैं, उनको सरसरी तौर पर देख लिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हेडलाइन क्या होता है, करेंट न्यूज क्या होती है, एंकर वाइट क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न हैं, है ना। रेडियो की शुरुआत कब हुई, टेलीविजन की शुरुआत कब हुई, लीनियर कम्युनिकेशन क्या है, माने रेखीय संपर्क क्या होता है ना। तो ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम से आ सकते हैं। और जो बड़ा प्रश्न बनता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, एक तो उल्टा पिरामिड सिस्टम पर 6 ककार के ऊपर, और एक और बनता है कि जैसे स्तंभ लेख क्या है, ये शायद प्रश्न अभी अर्थवार्षिक में पूछा भी गया है। स्तंभ लेख क्या है, संपादकीय क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, तो बहुत सरल है। कई बार क्या होता है, कई समाचार पत्र स्तंभ लेख के कारण ही पढ़े जाते हैं। अगर रघुराम राजन का लेख किसी संपादकीय पृष्ठ पर लगातार आता है
तो अर्थशास्त्र को जानने वाले या मैनेजमेंट के जो ज्ञाता हैं वो लगातार उस पेपर को पढ़ना चाहेंगे। अगर कपिल देव अपना एक नियमित लेख लिखना चालू कर दें खेल पृष्ठ पर, तो खेल प्रेमी लगातार उस पेपर को पढ़ना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार कुछ कार्टून रहते हैं, एक निश्चित पेज के निश्चित कोने पर निश्चित प्रकार का व्यंग्य चित्र आता है, तो कार्टून के रूप में आता है। ऐसे लेख जो किसी समाचार पत्र के नाम बन जाते हैं, आधार बन जाते हैं, पाठकों की तड़प बन जाते हैं, पाठक उसके बिना नहीं रह पाते हैं, माने उन्हें चाय की चुस्कियों के साथ समाचार पत्र, और समाचार पत्र में भी वही पेज और वही लेख चाहिए, ऐसा कई बार होता है, तो उन्हें स्तंभ लेख कहते हैं। पत्रकार कैसा होना चाहिए, तो इसके ऊपर एक प्रश्न बड़ा चर्चित है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला, वो प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऐसे कुछ प्रश्नों की एक श्रृंखला अभिव्यक्ति और एक माध्यम से मैंने बनाई थी, और उस प्रश्न श्रृंखला से विद्यार्थियों से एक प्रश्न मंच का आयोजन करके कुछ प्रश्न पूछे थे। हो सकता है कि अगले भाग में हम उस पर आपसे चर्चा करें। तो पहले भाग में 17 अंक गद्य, दूसरे भाग में 17 अंक पद्य, और तीसरे में 7 अंक का वितान, और चौथे में 7 अंक का अभिव्यक्ति एवं माध्यम। इस प्रकार से 17, 17, 34 और 7, 7, 14, 14 और 34, तो 34 और 10 44 और 4 48 अंक का पेपर कैसा होगा, इसके ऊपर लगभग मोटी चर्चा हमने की है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा भाग है, और वह है व्याकरण का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। व्याकरण में काव्य बोध में, जैसे आदमी का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, इसी प्रकार काव्य बोध में 9 अंक 5 बिंदुओं के पढ़ने से आपको पूरे पूरे मिल सकते हैं। और 9 अंक कैसे मिलेंगे? नंबर 1 रस, बहुत संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रस में 9 रस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रस में 9 रसों के स्थायी भाव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनकी परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल रस की परिभाषा याद कर लीजिए, और श्रृंगार रस और वीर रस का एक एक उदाहरण और स्थायी भाव याद कर लीजिए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। बस ये दोनों के स्थायी भाव और एक एक उदाहरण। वीर रस में खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, नाना के संग खेली थी वह नाना के संग पढ़ती थी। ऐसा करके जो सुभद्रा कुमारी चौहान का महारानी लक्ष्मी बाई की वीरतापूर्ण यशो गाथा है, उसकी 2 पंक्तियां याद कर लीजिए, बस काम हो गया। राष्ट्र प्रेम से संबंधित कोई कविता मिल जाए तो काम हो गया। इसी प्रकार श्रृंगार रस से सभी विद्यार्थियों को भली भांति ये बात पता है। श्रृंगार रस में राम को रूप निहारती सीता, कंगन के नग की परछाई, यात सुतः सब भूल गई, कर टेकी रहे पल टारत नाही। ये श्रृंगार रस का उदाहरण हो गया, बस हो गया। छंद में क्या पढ़ना? छंद में 3 छंद पढ़ना, दोहा, सोरठा, चौपाई। दोहा की परिभाषा, सोरठा की परिभाषा और चौपाई की परिभाषा। तो दोहा सोरठा का उल्टा होता है, 13 11 11 13, बहुत सरल परिभाषा उसकी है। और सवैया भी देख सकते हैं, 22 से 26 मात्राओं का सवैया होता है। सोरठा, दोहा, चौपाई, सवैया, इनका एक एक उदाहरण। जैसे दोहा का बड़ा सरल उदाहरण है, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। ये दोहा का उदाहरण हो गया। चौपाई का उदाहरण, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अगर ये 2-3 बार आप रट लोगे तो हनुमान जी आपकी परीक्षा में भी सहायक हो जाएंगे और आपको चौपाई का उदाहरण भी मिल जाएगा। एक बात और, जैसे सत्य सत्य में कई बार पूछ लिया जाता है कि दोहा में 2 चरण होते हैं, बस यही असत्य है। दोहा में
4 चरण होते हैं। हो सकता सत्य सत्य में पूछ लिया जाए, चौपाई में 4 चरण होते हैं, यही असत्य है। वास्तव में चौपाई में 2 चरण होते हैं। दोहा जैसा नाम है वैसा है नहीं, दोहे में 4 चरण होते हैं और चौपाई में जैसा नाम है वैसा है नहीं, उसमें 2 चरण होते हैं। और सवैया शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीन की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये आपका सवैया का उदाहरण है। और सोरठा का उदाहरण, फूल ही फल ही न बेत, जय गुरु मिलहि विरंची सब, मूढ़क हृदय न चेत। ये आपका हो गया। कभी भी मतलब रामचरितमानस जिनने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो दोहा, सोरठा, चौपाई, सवैया भली भांति कर सकते हैं। बहुत सरल है। और उसके बाद तीसरी बात आती है अलंकारों की। प्रिय विद्यार्थियों, अलंकारों में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो छोटे मोटे अलंकार पढ़े हैं उन्हीं में से आपको उदाहरण आ जाता है। मूल रूप से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और मानवीकरण अलंकार ये पूछ लिया जाता है। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, पुलक चांदनी बिछी हुई थी अवनी से अंबर तल में। बस हो गया। ये आपका हो गया अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। हमारे एक बहुत आदर्श पुरुष हैं, एसपी साहब के स्टेनो रहे हैं हिंदी के, मिस्टर RN उपाध्याय। तो उन्होंने एक बार अनुप्रास अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। कोकुल काकुल कुहू कुहू कर, सुंदर करता बन पर प्रांत, किंतु काक कुल कांव कांव कर, कलुषित करता बन पर प्रांत। तो कोकुल काकुल कुहू कुहू कर, तो काकी आवृत्ति बार बार होने से यहां अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का उदाहरण ऐसा एक याद कर लीजिएगा। यमक का उदाहरण सबको पता ही है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाई, ये खाए बोराए न रोहे पाए बोराए। ये हो सकता है। संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, तो इसमें से यमक, अनुप्रास, इन दोनों को थोड़ा सा देख लीजिएगा और बहुत ज्यादा अलंकारों में से आने की संभावना नहीं है। शब्द शक्ति, कई बार है ना सरल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है 2 अंकों का, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अमिधा, लक्षणा, व्यंजना। अमिधा जो है वो साधारण वाक्य होते हैं। लक्षणा में जैसे लड़का गधा है ऐसा वाक्य होता है। और व्यंजना में सूर्य डूब गया। जैसे एक उदाहरण है, महात्मा गांधी की हत्या के बाद उनकी मृत्यु के समय शोक संवेदना प्रकट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सूर्य अस्त हो गया। तो सूर्य अस्त हो गया का अर्थ ये नहीं था कि सूर्य डूब गया और शाम हो गई। उसका वास्तव में व्यंजनात्मक अर्थ था कि अब अंधकार हो गया, एक युग का समापन हो गया। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। साधारण वाक्य आए और इसमें कौन सी शब्द शक्ति है तो लक्षणा लिख देना, अमिधा लिख देना। अगर मान लो ऐसा आए कि वो गधा है, वो मूर्ख है, वो होशियार है, वो चालाक है, तो इस प्रकार से उसमें लक्षणा लिख देना। और यदि कोई ऐसा वाक्य आए जो कोई विद्वानों के मुंह से निकला हुआ लगे, जैसे कर्म ही पूजा है, तो ऐसा व्यंजनात्मक वाक्य होता है। इसी प्रकार शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो माधुर्य मतलब मूलतः श्रृंगार रस से जुड़ी हुई जो कविताएं होती हैं वो माधुर्य वाली होती हैं। देश प्रेम की जो कविताएं होती हैं, वीर रस से जुड़ी होती हैं, वो ओज वाली होती हैं। और सामान्य प्रकृति प्रेम इत्यादि से जुड़ी हुई जो कविताएं होती हैं वो मूलतः प्रसाद गुण से परिपूर्ण रहती हैं। मतलब ये हुआ कि प्रसाद, पंत और निराला, जो जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और सुमित्रानंदन पंत हैं, इनमें सुमित्रानंदन पंत प्रसाद के कवि हैं, उनकी प्रकृति वाली चीजें रहती हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ओज के कवि हैं
और जयशंकर प्रसाद माधुर्य के कवि हैं, ऐसा कहा जा सकता है। उसके बाद भाषा बोध पर 12 अंक का पूछा जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है भाषा बोध, जिस पर हम विस्तृत चर्चा आपसे करना चाहते हैं, लेकिन समय और परीक्षा की निकटता हमें इसका बोध नहीं कराती, इसकी अनुमति नहीं देती है। कुछ लोकोक्तियां, मुहावरे जो आपके पाठ्यक्रम गाइडों में मिल जाए, प्रश्न बैंक में मिल जाए, उनका अध्ययन कर लीजिएगा। कुछ शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, ये अध्ययन कर लीजिएगा। वास्तव में वाक्य की अशुद्धि होती कैसे है, किस प्रकार से वाक्य अशुद्ध होते हैं? तो शिरोरेखा के दुष्प्रभाव के कारण कई बार वाक्य अशुद्ध होते हैं। जैसे एक इंदौर की दुकान का शटर बंद था और बाहर एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, आज दुकान का दरवाजा बंदर खा जाएगा। फिर से सुनिएगा, आज दुकान का दरवाजा बंदर खा जाएगा। गलती कहाँ हो गई? शिरोरेखा की गलती हो गई। वास्तव में बंद अलग था, रा खा के साथ जोड़ना था और था आज दुकान का दरवाजा बंद रखा जाएगा, तो वो बंदर खा जाएगा, ऐसा हो गया। तो शिरोरेखा के कारण कई बार गड़बड़ होती है। कई बार विराम चिन्हों के कारण भी वाक्य में अशुद्धि होती है। बहुत प्रचलित वाक्य है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो विराम चिन्हों की अशुद्धि होती है। कई बार शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से पहले स्थान पर रखने के कारण होती है। जैसे कई बार शुद्ध गाय का दूध, गाय का शुद्ध दूध। तो ऐसे कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को अध्ययन कर लेंगे तो आसानी से आप उनको कर सकते हैं। भाषा विस्तार की दृष्टि से कई बार एक छोटी सी लोकोक्ति, सूक्ति या छोटा सा वाक्य दे दिया जाता है और कहा जाता है इसका विस्तार कीजिए, इसका पल्लवन कीजिए। आपको 50-60 शब्दों में उसका विस्तार करना पड़ता है। जैसे कर्म ही पूजा है, अब इसका विस्तार करना है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो इसका विस्तार करना है। ऐसे कुछ रहते हैं जिनका विस्तार करना पड़ता है। जैसे पर्यावरण पर भी कोई वाक्य हो सकता है, महापुरुषों का भी कोई वाक्य हो सकता है। तो उस वाक्य से जुड़े हुए एक जैसे निबंध लिखते हैं ना, तो निबंध लिखने में जैसे पल्लवन करते हैं, विकास करते हैं, वैसे आपको क्या करना है, उस शब्द के आसपास, उस वाक्य के आसपास विस्तार करना है। जैसे कर्म ही पूजा है, तो कर्म क्या है, पूजा क्या है, कर्म को पूजा क्यों कहा गया है, ऐसा करके थोड़ा सा विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा की परिभाषा रट लेना पर्याप्त है। उसको बहुत विस्तृत समझने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन एक वाक्य दिया है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। संवाद और अनुच्छेद लेखन, ये एक नया भाग है जो सीबीएसई से आया हुआ है। पहले मध्य प्रदेश की किताबों में अनुच्छेद लेखन नहीं आता था, एडवर्टाइजमेंट लेखन नहीं आता था, दो लोगों के बीच बातचीत का ब्यौरा नहीं आता था। तो अनुच्छेद लेखन में सामान्यतः जैसे दो मित्रों के बीच प्रश्न पत्र की कठिनाई को हो रही चर्चा जो मोबाइल पे हो रही है, उसके संवादों सहित एक अनुच्छेद लिखिए, ये हो सकता है। वर्षा ऋतु पर एक अनुच्छेद लिखिए। कोरोना महामारी के दुष्परिणामों पर एक अनुच्छेद लिखिए। महात्मा गांधी और स्वच्छता अभियान पर एक अनुच्छेद लिखिए। किसी भी प्रकार से किसी विषय पर अनुच्छेद लेखन आ सकता है, तो आपको वास्तव में उसमें गप ही मारना है, अपनी शाब्दिक तार्किक कुशलता का परिचय मात्र देना है, तो अनुच्छेद लेखन कंप्लीट हो जाएगा। और 11 नंबर का जो पार्ट है आपका, वो है अपठित गद्यांश, पत्र लेखन और निबंध। तो आसानी से आप पत्र लिख ही लेते हैं,
उसको समझ लेते हैं, उसका मजमून समझ में आ जाना चाहिए, बीच में क्या लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं। और पत्र लेखन की प्रक्रिया को आप 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं लगातार दोहराते रहे, इसलिए ये विषय आपको नया नहीं है। लेकिन अच्छे पत्र लेखन को वरीयता दी जाती है, विराम चिन्हों की उसमें गलती नहीं होनी चाहिए और पत्र लेखन की भाषा साफ, स्वच्छ और प्रभावी होनी चाहिए। शासकीय पत्र लेखन करते समय बहुत अधिक अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत अधिक चाशनी लगा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और जो अर्धशासकीय या प्राइवेट पत्र होते हैं, जैसे पिता को पत्र है, तो उनमें किसी प्रकार से थोड़ा सा बहुत व्यवहारवाद का परिचय आप दे सकते हैं। निबंध लेखन की अपनी एक तकनीक है, एक वीडियो के अंदर वर्ष भर की पढ़ाई नहीं परोसी जा सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि एक साफ, स्वच्छ, अच्छा निबंध जांचने वाले को बहुत प्रभावित करता है, जिसमें कुछ कविताओं की पंक्तियां उस विषय से संबंधित हों जिस पर आपको निबंध लिखना है। दूसरी बात, किसी महापुरुष के उद्घोष, किसी वेद वाक्य के उद्घोष, मान लीजिए आप सेवा के ऊपर लिख रहे हैं, तो सेवा पर कोई वेदों में, ग्रंथों में कहीं कुछ कहा गया है, उसका उल्लेख हो सकता है। कोई प्रमाणिक व्यक्तित्व ने, इतिहास पुरुष ने, किसी विद्वान ने, किसी दर्शन शास्त्री ने, किसी शिक्षा शास्त्री ने, यहाँ तक कि आपके हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक ने भी अगर कोई वाक्य ऐसा बोल दिया जो आपके जहन में, आपकी आत्मा में प्रवेश कर गया है और आपको स्मृत हो जाता है परीक्षा के समय, तो उसको लिख दीजिएगा हमारे हिंदी के शिक्षक श्री हरिओम तिवारी जी के अनुसार। ऐसा हो सकता है। तो किसी भी महापुरुष के वाक्यांश, वाक्य और उद्धरण, ग्रंथों की उद्धरण, कविता की पंक्तियां और कुछ आंकड़े, दंड आलेख वगैरह तो बनाना जरा मुश्किल रहता है, लेकिन कुछ आंकड़े, प्रतिशत जो आपके निबंध में प्राण फूंकने का काम करते हैं। जनसंख्या पर आप लिखते हैं तो आपको लिखना चाहिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार जन्म दर इतनी थी, शिशु मृत्यु दर इतनी थी, स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी थी। बेरोजगारी और रोजगार पर आप लिख रहे हैं तो उसके ऊपर अगर कुछ आंकड़े लिखते हैं तो आपके निबंध में जान फूंक दी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अधिक कुछ कहूँ ये संभव नहीं है, लेकिन एक बार मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि यदि आप गद्य में बताए हुए जो पाठ हैं और जो प्रश्नोत्तर हैं, पद्य में बताए हुए जो पाठ हैं, प्रश्नोत्तर हैं, लेखक परिचय, कवि परिचय हैं, और वितान नामक पुस्तक से 7 अंक का क्या आ सकता है बताए हुए प्रश्न हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम से 7 अंक का क्या आ सकता है उसके बताए हुए प्रश्न हैं, आपके काव्य बोध से रस, छंद और अलंकार में जिन बातों को मैंने आपके सामने रखा है, जैसे रस में वीर रस और श्रृंगार रस के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, छंद में दोहा, सोठा, चौपाई के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, अलंकार में अनुप्रास, भ्रांतिमान के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, शब्द शक्ति, शब्द गुण, इसको आप पढ़ लेंगे, थोड़े से लोकोक्तियां, मुहावरे पढ़ लेंगे, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लेंगे, शुद्ध वाक्य कर लेंगे, वाक्यों का विस्तार कर लेंगे, राष्ट्रभाषा की परिभाषा याद कर लेंगे, अनुच्छेद लेखन का थोड़ा अभ्यास कर लेंगे, आवेदन पत्र लिखने की प्रक्रिया पर थोड़ा विराम चिन्हों सहित राइटिंग का थोड़ा ध्यान रख लेंगे, अशुद्धियां ना हो इसका चिंतन कर लेंगे, और निबंध लिखने में महापुरुषों के वाक्य, कविता की पंक्तियां, वेद ग्रंथों के वाक्यांश और थोड़ा सा व्यवस्थित लिख देंगे तो निश्चित तौर पर आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों, परीक्षा के दौरान सामान्यतः भाषा में हमें समय कम पड़ जाता है, इसलिए प्रश्न पत्र को बहुत सजाने के लिए तैयार मत रहिएगा। जैसे ही आपको कॉपी मिलती है वैसे ही आप लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लिखना होता है जब कहीं हिंदी में आपको अंक मिलते हैं। हिंदी भाषा आपके बहुत लेखन की डिमांड करती है। और अच्छा कैसे लिखना, इसमें बोर्ड की वेबसाइट पर जैसे विद्यार्थियों ने आपका MP टॉप किया हुआ है, संभाग टॉप किया है, जिला टॉप किया है,
उन विद्यार्थियों की कुछ कापियां पड़ी रहती हैं, उन कापियों का अध्ययन करें। हाशिया कैसे छोड़ा जाता है, कैसे जितने शब्दों में कहा उतने शब्दों में लिखा जाता है। अब 2 अंक का प्रश्न है तो निश्चित तौर पे आपको 30, 40, 50 अंकों से शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। 3 अंक का प्रश्न है, आपको 60, 70 शब्दों से ज्यादा में नहीं लिखना चाहिए। 4 अंक का प्रश्न है तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान रखना कि 120 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना। निबंध है तो ज्यादा से ज्यादा 150 शब्दों का लिख लो, 160 शब्दों का लिख लो, बहुत ज्यादा मत लिखो, क्योंकि इस बार बड़े प्रश्न लिखने के बजाय छोटे प्रश्नों के उत्तर लिखने पर अधिक अंक मिलेंगे और हिंदी में भी आप गणित की भांति अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नए जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट में आपको 32 अंक बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। 2-2 अंक के प्रश्नों में कोई भी नंबर नहीं काटता। यदि आपने कोई परिभाषा आपसे पूछी गई है, वीर रस की परिभाषा दीजिए, वीर रस का उदाहरण लिखिए, दोहा छंद का उदाहरण लिखिए, चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए, स्तंभ लेख क्या है, 6 प्रकार क्या होते हैं, या उल्टा पिरामिड सिस्टम क्या है, अच्छे पत्रकार के लक्षण कौन है, संचार के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, ऐसे अगर कुछ प्रश्न आते हैं, प्रिंट मीडिया क्या है, रेडियो पर 5 वाक्य लिखिए, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं छोटे छोटे से। उन सारे प्रश्नों का उत्तर 2 अंक का तो 2 ही मिलेंगे, उसमें नहीं कटेंगे। 3 अंक का तो 3 ही मिलेंगे। मान लीजिए किसी लेखक का या कवि का परिचय पूछा गया है, अब परिचय भी पॉइंटेड रहता है, उनकी रचनाएं लिखिए और कला पक्ष, भाव पक्ष, भाषा शैली इत्यादि लिखिए। तो 1 पेज के अंदर यदि आप बहुत अच्छा परिचय लिखते हैं तो 3 अंक में से 3 अंक, 4 अंक में से 4 अंक आपको प्राप्त होते हैं। अर्थात हिंदी में भी दूसरे विषयों की तरह आप स्कोरिंग कर सकते हैं, अधिक अंक दे सकते हैं, भविष्य उज्जवल बना सकते हैं और सफल हो सकते हैं, प्रदेश में अपना नाम कमा सकते हैं। अभी भी बहुत समय है, विद्यार्थियों से आग्रह है कि जुट जाएं। अगर कहीं कोई और आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित आप कमेंट्स कीजिए, मैं फिर एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यद्यपि मैंने भरसक कोशिश की है कि अति संक्षिप्त में आपसे बातचीत करूं और आप इन भाषणों से या जो बिंदु कहे गए हैं उनको बार बार सुन करके और यदि लिख लेंगे तो बहुत ही सुंदर होगा। आगे और क्या बोलूं, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।